नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे चेक बाउंस के केस में अगर आप आरोपी हैं, आप अभियुक्त हैं, तो आप अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। आप किन किन प्रक्रिया में अगर आप कुछ कमियां निकाल देते हैं तो भी आप केस में बच सकते हैं और इसका फायदा आपको मिलेगा, आप पैसे देने से बच जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ दलीलें आपको बताऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से बताऊंगा कि अगर उन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो भी इसका फायदा आरोपी को मिलेगा और आरोपी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आरोपी जुर्माने से ही बच जाएगा और सजा से ही बच जाएगा। साथियों, अगर आप चेक बाउंस के केस में थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं, अगर आप इस केस को लाइटली लेते हैं जो आपके खिलाफ लगाया गया है, तो आपको हो सकता है कि 2 साल तक की सजा और जितना पैसा आपके खिलाफ कोर्ट ने कहा है, जितना कि किसी व्यक्ति ने जो भी आरोप लगा रहा है आपके खिलाफ, उतना पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, वो भी 9% ब्याज के साथ। और इसके अलावा जो मुकदमे का जो एक्सपेंस है वो अलग देना पड़ेगा। तो आप इसलिए बिल्कुल भी हल्के में ना लें अगर आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस लगाया गया है तो। साथियों, इस वीडियो में मैं परिवादी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। परिवादी उसे कहा जाता है जो व्यक्ति कोर्ट में केस लगा रहा है, जो व्यक्ति ये बोलता है कि चेक बाउंस हो गया है और उसे चेक का पैसा दिया जाना चाहिए। और अभियुक्त का मतलब वो है कि जिस व्यक्ति ने चेक को इशू किया है परिवादी को, जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी परिवादी को पैसा देने के लिए, उधार उसने जो लिया था, लेकिन अब वो उसने पैसा नहीं दिया, उसने बदले में चेक दिया और जिसका चेक है वो बाउंस हो चुका है। तो यहाँ पे परिवादी और अभियुक्त का क्या मतलब होगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया हमने जो बताई इसमें हमने जो बताया कि कौन कौन सी प्रक्रिया हमारे इस कानून में बताई गई है, जिसकी अगर मान लीजिए कि कमी परिवादी करता है तो उसका फायदा अभियुक्त को मिल सकता है। साथियों, जब भी चेक बाउंस होता है तो बैंक एक रिटर्न मेमो इशू करता है। जो व्यक्ति कोर्ट में चेक लगा रहा है, तो जो व्यक्ति बैंक में चेक लगाया है, तो जिसे मैं परिवादी बोल रहा हूँ, तो मैं परिवादी के नाम से उसे संबोधित करूंगा कि परिवादी को जब भी मेमो रिसीव होगा बैंक से, जब भी रिटर्न मेमो रिसीव होगा, रिटर्न मेमो रिसीव होने के बाद 30 दिन का उसके पास वक्त होता है कि वो लीगल नोटिस भेजे आरोपी को। अगर मान लीजिए उसने जो लीगल नोटिस भेजा है, अगर वो 30 दिन के टाइम को एक्सीड कर देता है तो भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको उसका फायदा मिल सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको नोटिस भेजा 30 दिन के अंदर, अब उसके बाद 15 दिन तक का टाइम होता है नोटिस भेजने से आरोपी के पास कि आरोपी उस पैसे को लौटा सकता है परिवादी को। लेकिन मान लीजिए कि 15 दिन बीत जाने के बाद पैसा नहीं लौटाया, उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है परिवादी के पास, वो कोर्ट में केस लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कौन सी कमी है जिसका फायदा आरोपी को मिल सकता है साथियों? अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पे 15 दिन का टाइम बताया गया है कि नोटिस भेजने के 15 दिन का टाइम होता है आरोपी को, यहाँ पे अक्सर लोग गलती ये करते हैं, परिवादी अक्सर क्या गलती करता है कि मान लीजिए कि उसने आपको नोटिस भेजा, अभियुक्त को उसने नोटिस भेजा 5 तारीख को, और 5 तारीख से उसको क्या, उसने जो कानून में पढ़ा कि 5 तारीख से लेकर 15 दिन का तक का टाइम होगा, 15 दिन के बाद वो केस लगा देगा। अब उसने जो टाइम काउंट किया वो 5 से लेकर 15 दिन तक का टाइम मीन्स कि उसने काउंट किया कि 21 तारीख तक टाइम है आरोपी के पास, और उसके बाद वो 22 से 23 तारीख को केस लगा देता है। लेकिन उसने इस फैक्ट पर ध्यान नहीं दिया कि जो अभियुक्त को उसने जो नोटिस भेजा है, वास्तव में वो नोटिस रिसीव हुआ उसको 10 तारीख को। उसने भेजा जरूर 5 तारीख को, लेकिन जो अभियुक्त को जो नोटिस रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ 10 तारीख को। तो साथियों, यहाँ पे जो टाइम काउंट होगा वो 10 तारीख से 15 दिन का टाइम काउंट होगा, कि मीन्स की 26 तारीख तक का टाइम रहेगा आरोपी के पास कि पैसा लौटा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि 26 तारीख के पहले परिवादी ने अगर कोर्ट में केस लगा दिया, तो जो केस है ये प्री मैच्योर माना जाएगा और डिसमिस कर दिया जाएगा, इस आधार पे कि उसने समय से पहले ही कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि केवल उस परिवादी की एक मिस्टेक का फायदा आरोपी को मिल सकता है, क्योंकि उसने समय से पहले केस फाइल कर दिया। तो आपके खिलाफ अगर चेक बाउंस केस लगाया गया है तो आप टाइम की गणना अच्छे तरीके से कर लें, और आप अगर टाइम का जो बताया गया है हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, अगर वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ है तो आप साथियों केस को डिसमिस करा सकते हैं। अब डिसमिस होने के बाद दोबारा वो केस नहीं लगा पाएगा, भले ही आपने उससे पैसे उधार लिए हो तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, भले वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी रकम हो। तो ये तो इसमें पहला पॉइंट है साथियों। इसके लिए इसके सपोर्ट में एक जजमेंट है, ये जजमेंट आप देखिएगा। ये जजमेंट है योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे, ये AIR 2015 में पब्लिश भी हुआ था।
और इसमें ऐसा बताया गया है कि परिवादी का परिवाद मांग सूचना प्राप्त होने से 15 दिवस के अवसान के पूर्व ही चेक अनादरण का परिवाद प्रस्तुत किया जाना प्रचलन योग्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि उसने 15 दिन के पहले ही केस फाइल कर दिया था, इसलिए उसका केस डिसमिस हो गया। अब साथियों ये एक फैक्टर था जो मैंने आपको बताया। साथियों जो दूसरा फैक्टर है जो सबसे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमने अक्सर देखा है कि कई बार आरोपी ये गलती करता है कि वो परिवादी को एक ब्लैंक चेक साइन करके दे देता है और परिवादी से बोलता है कि तुम इसमें जो भी पैसा तुम अपना फिल कर देना और बैंक में लगा देना। अब कई बार परिवादी के मन में बदनीयती आ जाती है, उसके मन में एक कह सकते हैं कि एक चीटिंग की भावना आ जाती है और वो क्या करता है, मान लीजिए आपसे चर्चा हुई है उसकी 50,000 रुपये देने की, लेकिन हो सकता है कि 3 लाख रुपये भर के लगा दे। उसके बाद चेक बाउंस हो जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा है नहीं और वो कोर्ट में केस लगा देगा 3 लाख रुपये का। तो साथियों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात ये है वो है कि परिवादी की फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में जरूर सवाल उठाएं कि परिवादी को आखिर ये पैसा कहाँ से मिला। अब निश्चित तौर पर परिवादी जो कोर्ट में जो केस किया, जो उसने क्लेम ये किया होगा कि परिवादी बोलेगा कि मैंने आरोपी को 3 लाख रुपए दिए थे, जिसके बदले में आरोपी ने मुझे 3 लाख रुपए का चेक दिया और कोर्ट और उसने बोला कि आप बैंक में लगा देना, पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन चेक बाउंस हो गया क्योंकि आरोपी के खाते में 3 लाख रुपए थे ही नहीं। अब साथियों यहाँ पे अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ भी अमाउंट भर के कोर्ट में लगा दे रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी है क्या। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि परिवादी को साबित करना पड़ेगा कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी है कि वो सामने वाले व्यक्ति को उतना पैसा उधार दे सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है साथियों कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लोअर इनकम ग्रुप का व्यक्ति है, मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाता है। अब 20,000 रुपए वाला कमाने वाला व्यक्ति किसी को 4 लाख रुपए कैश उधार दे दे, ये एक प्रकार से डाउटफुल लगता है। कोर्ट भी विश्वास नहीं करेगी इस मामले में जब तक कि परिवादी नहीं बताएगा कि उसको 4 लाख रुपए प्राप्त कहाँ से हुए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास इतने पैसे हैं तो निश्चित तौर पे आप उससे पूछें क्या वो इनकम टैक्स पे करता है, कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, किस माध्यम से आए, और अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो इनकम टैक्स पे क्यों नहीं कर रहा है। और इसके अलावा आप उससे ये पूछ सकते हैं, अगर वो व्यक्ति ये बोलता है परिवादी कि नहीं पैसे मैंने जोड़ कर रखे हैं इतने, तो आखिर इतने पैसे वो कब से जोड़ रहा है और कितना इनकम हो रहा है और कितना पैसा जोड़ता है कि उसको 4 लाख रुपए वो उसने कैश के रूप में इकट्ठे किया और उसके बाद वो किसी व्यक्ति को उधार दे देता है। तो इस तरीके से जो मामला है ये संदेहास्पद हो जाता है कि आप साथियों अगर आप आरोपी हैं किसी मामले में तो आप परिवादी की फाइनेंशियल कैपेसिटी को लेकर सवाल जरूर उठाएं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक जो जजमेंट है जो कि आप देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। ये जो साथियों जो जजमेंट है ये है एपीएस फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शक्ति इंटरनेशनल फैशन लिंकर्स एंड अदर्स क्रिमिनल अपील है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। और इसकी जो पहली लाइन है इसमें जो सारा जो इसमें जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो पहली लाइन है कुछ यही कहती है कि वी आर ऑफ व्यू दैट whenever the accused has questioned the financial capacity of the complainant in support of his probable defense despite the presumption under section 139 of the NI Act about the presumption of legal enforceable debt and such presumption is rebuttable। इसका मतलब साथियों ये है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो उसको खंडित किया जा सकता है और वो यहाँ पे जिम्मेदारी जो बटन ऑफ प्रूफ होगा, आप पूरा जजमेंट पढ़ेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो जिम्मेदारी होगी वो परिवादी की होगी कि वो साबित करे कि उसके पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आया जो कि उसने आरोपी को उधार दिए हैं। अब इसके अलावा साथियों जो अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप कोर्ट में उठा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप मैं यहाँ पे आरोपी की बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के पार्टनर हैं और आपने जिस भी व्यक्ति को चेक इशू किया वो कंपनी का चेक इशू किया है। अब उसके बाद जब परिवादी ने आपके खिलाफ केस लगाया तो परिवादी ने यहाँ पे केवल आपको पार्टी बनाया है, आपकी कंपनी को पार्टी नहीं बनाया है। तो साथियों केवल इस आधार पे आप उसका केस डिसमिस करा सकते हैं क्योंकि उसने कंपनी को पार्टी नहीं बनाया है। अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है साथियों कि कंपनी को भी उतना रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा जितना कि डायरेक्टर को माना जाएगा। तो अगर आप कंपनी को पार्टी नहीं बना रहे हैं तो कंपनी को बिना पार्टी बनाए आप डायरेक्टर को पार्टी नहीं बना सकते, डायरेक्टर को दोषी साबित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी दूसरा हो, चाहे उसका एमडी हो, चाहे सीईओ हो, चाहे पार्टनर हो,
तो यहाँ पे अगर कंपनी को पार्टी नहीं बनाया गया है तो समझ लीजिए कि आप इस आधार पर भी केस को डिसमिस करा सकते हैं। इसके लिए जो आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट देखेंगे, ये साथियों अनीता हाडा वर्सेस गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड बेस्ट मैटर्स, ये 2012 का है, SCC में पब्लिश हुआ है। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा जजमेंट है इसका, लेकिन इसकी जो 2 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं आप वो देखिएगा क्या लिखी है कि when the company can be prosecuted then only the person mentioned in the other category could be vicariously liable for the offence subject to the averment in the petition and proof thereof। इसमें जो पूरे जो जजमेंट में बताया गया है कि यहाँ पे कंपनी भी उतनी ही जिम्मेदार होगा जितना कि डायरेक्टर होगा। तो यहाँ पे अगर कोई इस तरह से गलती कर रहा है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो साथ ही इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा जजमेंट है जो मैंने आपको बताया, वही उस जजमेंट में भी उस जजमेंट से ही प्रतीत हो रहा है। ये जो जजमेंट है ये हिमांशु वर्सेस बी शिवामूर्ति एंड अदर्स के नाम से है। इसमें भी यही बताया गया है कि कंपनी को उस केस के लिए दायित्व के निर्धारण के लिए डिसाइड किए बिना किसी दूसरे व्यक्ति पर इसकी लायबिलिटी नहीं डाली जा सकती है। इसका जो इंटरप्रिटेशन यही है साथियों कि कंपनी भी उतनी जिम्मेदार होगी जितना कि कोई व्यक्ति है। तो कंपनी अगर पार्टी नहीं है तो केस आप इस आधार पर डिफेंस करा सकते हैं। अब साथियों इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको उठाना है कोर्ट में कि आखिर चेक किस पर्पज से दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि नहीं उसने आपको पैसा उधार दिया था, तो उसने पैसा उधार कब दिया था, कितना अमाउंट दिया था और किस माध्यम से दिया था, इन चीज़ों का जिक्र होना परिवार में जरूरी है। अगर इन चीज़ों का जिक्र नहीं है तो इस आधार पर भी आप संदेह पैदा कर सकते हैं, संभावना ऐसे बता सकते हैं कि ये केस झूठा है। अब साथियों इसके अलावा जो अगला जो सवाल है जिसे आप कोर्ट में उठा सकते हैं, जिसकी जो दलील आप कोर्ट में दे सकते हैं कि आखिर आपको चेक क्यों इशू किया गया, उसके पीछे क्या रीजन था कि आपको चेक इशू किया गया। अब साथियों यहाँ पे भी आप जो दलील दे सकते हैं कोर्ट में कि सामने वाली पार्टी, आप जो उसको एक तरीके से कोर्ट में कह सकते हैं, आप डिफेंस कर सकते हैं, आप ऐसा साबित कर सकते हैं कि नहीं आपका जो चेक है वो गुम गया है, या फिर हो सकता है कि आपने सामने वाले को सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया था और वो उसका मिसयूज कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि अगर वास्तव में ऐसा हुआ है कि आपका चेक गुम गया है, या फिर मान लीजिए कि आपने किसी को सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया था, तो अगर जहां आपके चेक गुमने की बात है तो उसका आप पुलिस में कंप्लेंट जरूर दर्ज करें और आप इसका हवाला दे सकते हैं कि आपके पास NCR है या फिर FIR है कि आपने, और इसकी जो सूचना आपने जो बैंक में दी होगी वो भी तत्काल वो भी आप प्रस्तुत करें कोर्ट में कि हाँ हमने इस तरीके से कोई चेक नहीं दिया है और ये झूठा केस लगाया गया है आपके ऊपर। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से तरीके हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिन्हें मैं आने वाले टाइम में मैं कवर करूँगा, क्योंकि अगर सारे जितने भी पॉइंट अगर मैं कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपके पास तक ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद सर।